हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम आए हैं एक और अपने नए चैप्टर को लेकर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, आखेटा खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये चैप्टर का नाम है और जो इसकी पहली हेडिंग है वो है आरंभिक मानव आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आरंभिक मानव से मतलब है 20 लाख साल पहले जो मनुष्य रहते थे उनसे। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व के मनुष्य से। ठीक है, तो ये लोग इधर से उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो ये जो घूमते थे ये भोजन के लिए घूमते थे। ठीक है, और क्योंकि आरंभिक मानव क्या थे, खाद्य संग्राहक और आखेटक थे। ठीक है, कौन थे, खाद्य संग्राहक एवं आखेटक। ठीक है, तो आरंभिक मानव क्या कौन से थे, जो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक से क्या मतलब है, तो इनसे हमारा मतलब है खाद्य संग्राहक से, यानी कि भोजन इकट्ठा करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, जैसे कि वो फलों को इकट्ठा करते थे, जड़ों को इकट्ठा करते थे, फूल बीनते थे, इसी प्रकार अपने खाने के लिए वो वस्तुएं इकट्ठा करते थे, इसलिए इन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आखेटक का मतलब होता है शिकार। ठीक है, शिकारी। आखेटक माने शिकारी, यानी वैसे लोग जो शिकार करते थे। तो ये इधर से उधर क्यों जाते थे, इसके मुख्य 4 कारण हैं, अभी बताते हैं। कितने कारण हैं इसके, इसके 4 रीजन है। ठीक है, तो जो पहला रीजन है वो है, ये जो पहला रीजन है वो ये है कि ये मानव थे एक ही स्थान पर अगर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो वहां की वनस्पतियां, वहां के जो जीव जंतु थे खाने के लिए जो जो भी खाद्य पदार्थ थे उन्हें नष्ट कर देते थे, यानी वो खत्म हो जाते। तो ये दूसरे स्थान की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वो तो अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहने पर वहां की वनस्पतियां समाप्त हो जाती थी। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो पहला रीजन है वो ये है कि ये एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहते थे तो वहां की वनस्पतियों क्या करते थे, समाप्त कर देते थे। तो उस स्थान पर इनके खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो इन्हें आवश्यकता तो होती थी किसी दूसरे स्थान पर जाने की। तो पहला रीजन ये हुआ। अब जानते हैं दूसरा रीजन क्या था। तो जो दूसरा रीजन था वो ये था, कई बार क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं और जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, जो छोटे जो कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं, वो उनके पीछे पीछे क्या करते हैं, काफी दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, एक रीजन ये था, यानी कि शिकार के पीछे अधिक दूर चला जाना। ठीक है, यानी कि जो जंगली जानवर थे या जो शिकारी थे वो क्या करते थे, जिनका शिकार करते थे वो एकदम तो नहीं आते, तो भागते थे। तो कई बार क्या होता था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही दूर चले जाते थे। तो इन्हें इन्हें क्या, जहां से इन्होंने शुरू की और जहां पर उनका शिकार किया काफी डिस्टेंस हो गया। तो ये एक रीजन ये था जिससे वो वहां पर जाते थे। और तीसरा जो रीजन है वो है पानी की तलाश में। ठीक है, यानी कि पानी की तलाश में भी क्या होता है, कई बार शुष्क मौसम में होता है, तो शुष्क मौसम आता है तो वहां पर क्या होता है, शुष्क मौसम में नदियों का जो पानी है वो सूख जाता है। तो किसी विशेष स्थान पर ही जाकर ये क्या करते थे, किसी विशेष स्थान पर जाकर ही ये जो है पानी जहां उपलब्ध हो वहां पर रहने लग जाते थे। ठीक है, पानी की तलाश में। पानी की तलाश में इधर उधर मौसम के अनुसार
मौसम के अनुसार जाते थे। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है हमारा पानी जब शुष्क मौसम में, जहाँ नदियों में पानी खत्म हो जाता था तो क्या होता था, झीलों में पानी रहता था, तो वहां ये लोग जाते थे ताकि ना पानी की वहां पर कमी ना हो और ये जीवन यापन कर सकें। ठीक है, और जो चौथा था वो ये था कि जब कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिनमें फल आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जहाँ पर फलों की कमी हो जाती है किसी मौसम में, तो ये उस स्थान को छोड़कर जहाँ मौसम के अनुसार जलवायु अच्छी है, जहाँ पर मौसम के अनुसार फल ज्यादा होते हैं, ये वहां पर चले जाते थे। ठीक है, तो जो चौथा है रीजन वो ये है, मौसम के अनुसार भोजन की आवश्यकता के लिए भी इधर उधर जाते थे। ठीक है, यानी कि जो मौसम होता उसके अनुसार भी ये जाते थे। ठीक है, जो अधिक ठंड वाला मौसम हो गया, हो सकता है जलवायु जहाँ कठिन हो, तो ये थोड़े शुष्क मौसम में चले जाते थे। अगर ज्यादा गर्मी है तो उससे थोड़ा ठंडे मौसम में चले जाते थे, इस प्रकार भी। और ऐसा होता है कि कई बार मौसम में, जैसे कि आम का पेड़ है, तो आम का मोहर कितने जो फूल आता है वो कौन से महीने में आता है? जुलाई के में आता है लगभग, और इसके 2-2.5 महीने बाद वो पकने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इसीलिए जब वो फल पकने लग जाते हैं तो ये ऐसे स्थान पर चले जाते थे जहाँ पे इन्हें फल मिल जाए और ये अपना जीवन गुजार सकें। ठीक है, तो ये 4 रीजन थे उनके जाने के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जैसे कि हमने बताया कि आरंभिक मानव इतने साल पहले थे, तो उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिली। तो ठीक है, इसका जो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव जो है, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है। ठीक है, तो क्या है कि कई बार जो है इनके औजार पाए गए हैं। ठीक है, जिनसे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जो औजार थे इनके किस काम आते थे। ठीक है, तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी किससे मिली है? औजारों से। इनके ये औजार किस काम में आते थे? इनके जो औजार थे ये पत्थरों के बने होते थे, पत्थरों के भी होते थे, और जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनके बने होते थे। और ये काम में किसके आते थे? ये काम में आते थे, जैसे कि मैंने बताया, फल फूल तोड़ते थे तो उनके लिए। और ये क्या करते थे, ये जड़ें भी खोद के, जड़ें होती हैं कुछ वृक्षों के खाने लायक, तो वो भी निकालते थे उनसे। और ये क्या करते थे, जो जानवरों को मारते थे उनकी खाल भी ये निकाल लेते थे उनसे। ठीक है, खाल निकाल कर वो उनसे अपने वस्त्रों के लिए उनको रखते थे। ठीक है, और सिलाई के लिए भी ये यूज करते थे। तो औजार पाए गए हैं जिनके आधार पर ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जो है औजार, ये शिकार के लिए, और इन्हीं औजारों से इनके बारे में, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनके औजार किस काम में आते थे? खाने योग्य, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, शिकार के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, और इनकी जो जानवर मार दिए थे इन्होंने, अब उनकी क्या करेंगे, खाल उधेड़ेंगे इनसे, और खाल उधेड़ने के बाद क्या करेंगे, उन्हें पहन लेंगे, जानवरों की खाल जानवर की खाल निकालने हेतु। ठीक है,
जानवरों की खाद निकालने हेतु। अब ये और क्या करते हैं, ये इन औजारों से बुनाई का काम भी करते हैं। जैसे कि खाल अब ऐसे थोड़ी लपेट लेंगे, वो क्या करेंगे, बुनते भी हैं। ठीक है, तो खालों को बुनने हेतु, खालों को बुनने हेतु, तो ये प्रयोग है मुख्यतः इनके खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, फल तोड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, जानवरों की जो खाल होती है उसको निकालने के लिए, और जब खाल निकाल लेते हैं तो उस खालों को बुनने के लिए ये इनका प्रयोग करते हैं। और इनके आधार पर ही हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है कि आरंभिक मानव क्या करते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रहने की जगह निर्धारित करना। टॉपिक नंबर 3, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना, तो ये क्या करते थे, रहने के लिए भी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर जो उचित सुख सुविधाएं वो मिल सकें, जैसे कि खाने योग्य सामग्री भी हो, रहने के लिए अच्छा स्थान भी हो, वहाँ पर जलवायु ज़्यादा कठोर ना हो। ठीक है, तो ये क्या करते थे। और कुछ रहने जहाँ पर ऐसा पाया गया है कि वहाँ पर पुराने जो लोग थे, बस्तियाँ हैं वो पाई गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, मैप की सहायता से मैं बता देता हूँ। मैप की सहायता से जान लेंगे तो थोड़ा अच्छा है, माइंड में रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मैप बनाया, इसी तरह से बनाया। अब इसमें हम जगह दर्शाएंगे कि आरंभिक मानव जो है कहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहते थे, मेहरगढ़ एक स्थान पाया गया है। जो नहीं सॉरी जो रहते थे वो मुख्यतः 3 स्थल हैं। एक है भीमबेटका, एक है कुरनूल की गुफाएं, एवं एक है हुंसकी। तो जो भीमबेटका है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और कहाँ पर है वो, नर्मदा नदी की घाटी पर, यानी यहाँ पर भीमबेटका मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। मैं इधर को लिख जाऊं, बड़ा नाम कर भीमबेटका। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाई गई है, यहाँ पर कुरनूल की गुफा। ठीक है, यह स्थान है जहां पर कुरनूल की गुफा, कुरनूल की गुफा से इधर पश्चिम में, यानी कि क्या है, हुंसगी। हुंसगी। तो मुख्यतः ये 3 स्थान पाए गए हैं जहां पर लोग जो है रहते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है वर्तमान समय में, और इसकी स्थिति नर्मदा घाटी के तट पर है। और हुंसगी जो है, जो कुरनूल की गुफा है, वो यहाँ पर है। और इसके थोड़ा उत्तर पश्चिम में क्या है, हुंसगी है। यहाँ पर क्या पाए गए हैं, रहने की जगह, जो आरंभिक मानव रहते थे उनके स्थान पाए गए हैं। ठीक है, तो गुफाओं में रहते थे ये। भीमबेटका की भी गुफा है और कुरनूल की गुफा है। तो गुफाओं में क्यों रहते थे ये, ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं कि गुफाओं में क्यों रहते थे। तो गुफाओं में ये इसलिए रहते थे क्योंकि धूप भी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पर कैसे होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि इन्हें औजारों के लिए क्या चाहिए होते थे, पत्थर। और गुफाएं किसकी बनी होती है, चट्टानों की। चट्टानों पर क्या पाए जाते हैं, पत्थर। तो वो क्या औजार का काम करते हैं, औजार से ये क्या करते हैं, फिर औजार से ये शिकार करते हैं, और जो भी इनका काम करने का है वो करते हैं। ठीक है, तो रहने की जगह जो मैंने बताई ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
और जो कुरनूल की गुफा मैंने बताई है, वहां पर किस चीज के अवशेष मिले हैं? वहां पर आग पाई गई है, जली हुई राख। ठीक है, कुरनूल की गुफा में, कुरनूल की गुफा में क्या पाई गई है? राख के, जली हुई आग के अवशेष, जली हुई आग के अवशेष, यानी कि राख पाई गई है। राख पाई गई है, तो इसका मतलब क्या है? राख पाई गई है तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, तो कुरनूल की गुफा में हमें अवशेष मिले हैं राख के। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, अब नाम और तिथियां जान लेते हैं। ठीक है, नाम और तिथियां जो आपके बॉक्स में दी हुई है किताबों में, वो, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नाम और तिथियां, नाम से क्या मतलब है? नाम से मतलब है पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है? तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो तीनों को मैं इस तरह से बता सकता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन मैं पहले आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगा, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, फिर नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पहले जो जानते हैं वो पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पूरा पाषाण काल किस सन से किस सन तक जाना जाता है। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल तक माना जाता है। ठीक है, कितने तक? 20 लाख से 12,000 तक, इतने साल तक पूरा पाषाण काल को माना जाता है। और पूरा पाषाण काल पे ध्यान दो, पूरा का मतलब क्या होगा? पूरा का मतलब होगा प्राचीन या पुराना, और पाषाण का मतलब है पत्थर। यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को हम किसके? पत्थरों के आधार पर एवं औजारों के आधार पर हमने इनका विभाजन किया है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में कितने तक है? 20 लाख से 12,000 साल तक। और पूरा का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, और पत्थर का मतलब होता है पत्थर। अब पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। प्रारंभिक, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है? दूसरा है मध्य, एवं तीसरा है उत्तर। ठीक है, तो जो वो है वो कितना है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल के लिए 3 है, प्रारंभिक, मध्य एवं उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल नंबर 2, दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण से क्या मतलब है? ये जो मध्य से मतलब है मध्य, ना कि पत्थर। मध्य माने बीच का, और पाषाण माने पत्थर। यानी कि ऐसे पत्थर जो ना तो ज्यादा पुराने हैं और ना ही ज्यादा नए हैं, यानी बीच वाले हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है मध्य पाषाण काल। और इसका समय काल कितने से है? इसका समय काल है 12,000 से 10,000 तक। ठीक है, 12,000 से 10,000 तक। और मध्य पाषाण काल में मैंने बताया कि इसमें तो पूरा पाषाण काल से छोटे पत्थर थे, इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। यानी जो औजार थे उनके पत्थरों के बने हुए वो छोटे पाए गए। तो अब जो ये है यानी कि मध्य पाषाण काल, इसमें जो
छोटे औजार थे, उन्हें उन्हें क्या कहते थे, उन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ छोटे औजार, छोटे औजार। ठीक है, तो इनको क्या बोलते थे, इनको माइक्रोलिथ बोलते थे। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कितने से है, 10,000 से। ठीक है, नवपाषाण काल कितने से है, 10,000 से। कितने से है ये, 10,000 से। ठीक है, अभी तक। ठीक है, 10,000 से, इसकी कोई इसके आगे डेट नहीं है कि कितने तक है, 10,000 से है ये। ठीक है, तो नवपाषाण काल में क्या है, नवपाषाण काल में यह है कि अब वो उन पत्थरों का यूज नहीं हो रहा है। अब क्या नई नई तकनीक आ गई है जिसके आधार पर ही जो है, जो भी है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो पुरापाषाण काल के पत्थर थे वो मध्य पाषाण काल में नहीं पाए गए हैं। जो पुरापाषाण काल के पत्थर थे वो मध्य पाषाण काल में भी पाए गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बदलती जलवायु की तरफ। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ था, 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले यानी कि जब मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई थी, तो क्या होता है कि जलवायु जो है अचानक से बदल गई थी। वहां पर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो गर्मी है वो ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बदलती जलवायु में गर्मी बढ़ गई। ठीक है, गर्मी बढ़ गई। अब गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, गर्मी बढ़ने से जो है, जो ये पहले कैसा था इलाका, पहले जो इलाका था ये थोड़ा चिपचिपा टाइप का था। जैसे कि अमेजोन का जंगल है वो भी थोड़ा चिपचिपा टाइप का, तो पहले ऐसा था। लेकिन क्या हुआ, अब गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई तो क्या हुआ कि जो चिपचिपा है, चिपचिपापन है, वो जो गर्मी बढ़ी उसके कारण वो थोड़ा शुष्क हुआ। शुष्क हुआ तो घास पैदा हुई, घास पैदा हुई तो वहां पर जानवर आने लगे। ठीक है, और जब घास पैदा हुई तो क्या हुआ, उनसे मैदानों का आविष्कार हुआ। गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ, गर्मी बढ़ी तो मैदानों का मैदान मैदान बने। ठीक है, मैदान बने तो क्या हुआ, जानवर आए, जानवर आए। ठीक है, तो बदलती जलवायु से मतलब है कि इस वाली समय 12,000 साल वर्ष पूर्व क्या हुआ, अचानक से गर्मी बढ़ गई। बढ़ी तो क्या हुआ कि गर्मी बढ़ी तो मैदान बनी, मैदान बनी तो जानवर घास के लिए आए, घास के लिए आए तो जानवर वहां पर आए, एकत्र हुए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब जैसे ये खेती से मतलब है किसानों की कृषि से। ठीक है, और पशुपालन से मतलब है कि उन्होंने किस प्रकार पशुओं को पालना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया जलवायु क्या हुई, परावर्तित हुई। तो खेती 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 से मतलब है क्या जो मैंने बताया आपने लास्ट चैप्टर में कि सुलेमान और किथर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जो उपजाया गया था कितने वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व। तो जो खेती है वो मानव ने क्या करा, जब मैदानों का आविष्कार हुआ तो जो वो खाने योग्य पौधे थे जैसे कि गेहूं और जौ और चावल, चावल का आविष्कार थोड़ी लेट हुआ। चावल का विंध्य की पहाड़ी के जो उत्तर में स्थान है वहां पर हुआ। तो वहां पर क्या हुआ कि जो उपजे पौधे, तो इन्होंने मानव के मन में एक विचार आया कि ये खाने योग्य है, खाने योग्य है, तो उन्होंने क्या किया, उनको उपजाना शुरू किया। ठीक है, उपजाना शुरू किया तो क्या हुआ, खेती का आविष्कार हुआ। और उपजाने के बाद उन्होंने क्या करा, उसको बीज के लिए भी रखा और खाने के लिए भी रखा। ठीक है, तो खेती
8,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, सुलेमान और केथर पहाड़ियों में, या मेहरगढ़ बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, मेहरगढ़। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कृषि का आविष्कार हुआ। अब इस कृषि में क्या हुआ कि जो कुछ पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से जमे, पौधे जो हैं प्राकृतिक रूप से जमे, प्राकृतिक रूप से उगे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उगे। तो मानव ने इसको देखा, मानव ने इसके खाने के लिए विचार आया मानव के मन में, तो मानव ने क्या करा, उसको एकत्र किया और जो है खाने के लिए संग्रह किया और बोने के लिए भी उसको संग्रह किया। अब प्राकृतिक रूप से अपने, तो मानव ने क्या किया इनको, मानव ने इनका क्या किया, संग्रह किया, और संग्रह करके क्या किया, बीज के रूप में रखा, बीज के रूप में, बीज के रूप में क्या कर लिया इन्होंने, सुरक्षित कर लिया। तो क्या हुआ, तो जब सुरक्षित कर लिया तो खेती का विकास हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पशुपालन, ठीक है, पशुपालन के बारे में जान लेते हैं कि पशुपालन जो है किस तरह से शुरू हुआ। अब जानेंगे पशुपालन के बारे में। तो मैंने अभी बताया कि 12,000 साल पहले जलवायु बदली, जलवायु बदलने से क्या हुआ कि मैदानों का आविष्कार हुआ, मैदानों का आविष्कार होने से क्या हुआ कि जो पशु थे वो वहां पर आने लगे। अब मानव भी वहां था, लेकिन क्या होता है कि कुछ पशु आक्रामक कम होते हैं, कुछ पशु आक्रामक ज्यादा होते हैं। तो हम किन पशुओं को पालते हैं, जो आक्रामक कम होते हैं। तो जो आक्रामक कम थे, मानव ने उनको अपने आसपास देखा, ठीक है, आसपास देखा तो उन्हें क्या हुआ, उनसे लालच आया कि यार हम तो इन्हें पाल सकते हैं, और इनसे हम अपना जो दूध है, जो जो तरल पदार्थ है, और जो मतलब एक पशु क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में हमारे पास भी होता है, क्योंकि हम उनसे अनेक चीजें प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, दही से घी बना सकते हैं। इसी प्रकार ये इन्होंने क्या किया, तो मानव ने पशुओं को मैदानों में पाया। और ये पशु कैसे थे, ये पशु कम आक्रामक थे, और इनसे क्या हुआ, इन्हें लाभ मिला, खाद्य पदार्थ मिले। जब आक्रामक कम थे तो क्या होता है कि कई बार जानवर भी इन पर हमला करते, तो ये मानव जो थे इनको बचाते थे, ठीक है। अब जब बचाते थे तो उनके अंदर क्या हुई, करुणा हुई, तो उन्होंने क्या किया कि यार हम तो इनसे खाद्य पदार्थ भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने इनको खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने के लिए भी रख लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लेकिन ये हुआ किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब मैं इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जो पशु होते हैं, जो पालने वाले होते हैं, उनमें और जंगली पशुओं में डिफरेंस होता है। क्या अंतर होता है, अंतर होता है, एक तो ये आक्रामक नहीं होते, और दूसरा वो कैसे होते हैं, वो जंगली होते हैं, ठीक है, जंगली भी होते हैं। क्योंकि जो आपकी बुक में दिया है उसमें क्या है, एक जंगली सुअर का जबड़ा दिखाया हुआ है और एक जो है पालतू सुअर का दिखाया गया। तो जंगली सुअर का जो जबड़ा है वो क्या है, इनसे बड़ा होता है, ठीक है। तो एक ये है। और सबसे पहले मानव ने किसे पालतू बनाया था, कुत्ते का वो जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले किसे बनाया था पालतू, कुत्ते को। सबसे पहला पालतू क्या था, कुत्ता था एक, ठीक है, कुत्ता। लेकिन ये कुत्ते का क्या था, जंगली पूर्वज था, ठीक है, जंगली पूर्वज। जंगली पूर्वज से क्या मतलब हो सकता है, तो जंगली पूर्वज से मतलब हो सकता है जिस प्रकार मानव शुरुआत में झुककर चलता था, हो सकता है ये भी इसी प्रकार का उतना विकसित कुत्ता ना हो जितना आज हम देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो पालतू में और मैंने जंगली में आपको बताया, इसलिए मानव ने पालतू बनाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो वो नया टॉपिक है वो है एक नवीन
जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली। तो यार नवीन जीवन शैली से क्या मतलब है? नवीन जीवन शैली से यही मतलब है कि यार पहले उन्होंने जो शिकार करते थे, इधर से उधर घूमते थे, भटकते थे, अब उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने एक स्थायी रूप से रहने लगे, वो कृषि करने लगे, पशुओं को पालने लगे। ठीक है, नवीन जीवन शैली से मतलब है हमारा कि स्थायी रूप से बसे वो, स्थायी रूप से बसे। ठीक है, स्थायी रूप से बसे वो, पहली चीज। और दूसरी, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया। ठीक है, पालना शुरू किया। और क्या किया? और फसल उगाना शुरू किया, फसल उगाना शुरू किया, फसल उगाना भी शुरू किया। और फसल उगाने से स्थायी जीवन का लिंक है। ठीक है, क्या लिंक है मैं आपको बता देता हूँ। फसल क्या होता है कि एक दो दिन में तैयार नहीं होती, इसे पकने में 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, और साल भी लगता है। तो यार अब ये इन्हें मान लो 1 साल की फसल है, तो ये उसमें उनकी देखभाल भी करनी है, इनको जानवरों से खाना नहीं, जानवर बचाना भी है। तो यार वो कहीं और थोड़ी जा सकते हैं, वो यहीं पर बस गए, 1 साल तक वो रहे। तो क्या हुआ कि इन्हें बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ, उनसे खाने के लिए पदार्थ मिले, तो इन्हें वो जिंदगी इनकी चली गई। अब ये स्थायी रूप से वहां पर ही रहते हैं और क्या करने लगे? खेती करने लगे। और खेती से क्या, अपना खाने के लिए भी निकालते थे, और बीज के लिए जो होता था वो भी होता था। 4 उपयोग ये उपयोग में लाते थे, खाने में लाते थे, और बीज को जो है सुरक्षित करने के लिए लाते थे, बोने के लिए, उपहार के लिए आते थे कि भी क्या भाई यार किसी ऐसे को भी मिले जो जिसके पास नहीं है। ठीक है, तो एक नवीन जीवन शैली से मतलब ये है कि उन्होंने वो पुरानी वाली जिंदगी, जो वाली उनकी जिंदगी थी कि यार इधर से उधर शिकार करो, ये करो, वो करो, इधर से उधर भागते रहो, वो जिंदगी छोड़कर इन्होंने एक सभ्य जीवन को जन्म दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। चलते फिरते खाद्य भंडार। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जानवर क्या है? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। मैदानों का आविष्कार हुआ, मानव ने देखा कि क्या है, मैदानों में तो पशु हैं, इनसे तो ये तो दूध भी देते हैं, आक्रामक भी कम है, इनसे तो हमें बहुत कुछ मिल सकता। तो मानव ने इनको क्या किया? इन मानव ने इनको पालना शुरू किया। ठीक है, तो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार से मतलब यही है कि जानवरों को कुछ समुदाय ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं कि वो एक स्थायी जीवन, एक स्थायी जगह पर वो नहीं रहते। वो जानवरों को अपने साथ भी लेकर जाते हैं और वो व्यापार करते हैं। व्यापार कैसे करते हैं? उनके पास क्या होता है? दही होता है, घी होता है, इस तरह के होते हैं जो जानवरों से उनको प्राप्त होते हैं, वो उनको बेचते हैं, और जो उनकी दूसरी आवश्यकता की वस्तु में वो रहते हैं, और इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और इसमें और इससे ज्यादा आपकी किताब में या इन हेडिंग में है नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आओ आरंभिक कृषकों, कृषकों से मतलब किसानों, और पशुपालकों से मतलब पशु पालने वालों से, के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो मैंने पहले बताया कि आरंभिक किसानों से क्या मतलब है, 20 लाख वर्ष पूर्व वो जो थे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आरंभिक कृषि, तो शुरुआत में जो मैंने काफी बार बताया, मैंने अपने लास्ट चैप्टर में बताया था और आज ही बताया कि आरंभिक जो कृषक थे वो मेहरगढ़ में रहते थे। ठीक है,
मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ भारत में इस समय नहीं है। ये कहाँ पर था? ये ईरान को जाने वाले जो दर्रा है, बोलन दर्रा, वहां पर पड़ता है, और ये मैदानी भाग है, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर? जहां पर मैंने अपने लास्ट चैप्टर में सुलेमान और केतर पहाड़ियों को डिस्कस किया था। सुलेमान, खेती का आविष्कार कब हुआ यहाँ पर? 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व खेती का आविष्कार यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व हुआ। और ये कहाँ पर, ये क्या है आज के समय में? ये हरा भरा मैदान है, ठीक है, हरा भरा मैदान। और ये आज क्या है? ईरान अगर आप जाओगे तो जो बोलन दर्रा है उसके पास में ये पड़ता है, ठीक है, बोलन दर्रा। और यहाँ पर ही प्रारंभिक खेती हुई थी, और 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जो है यहाँ पर ही उगाया गया था। अब पशुपालकों के बारे में, पशुपालकों से मतलब किसानों के बारे में। तो किसानों के बारे, पशुपालकों से मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 12,000 वर्ष पूर्व क्या होता है कि जलवायु परिवर्तित हुई। जलवायु परिवर्तित होने से क्या हुआ? घास का मैदान बने। घास के मैदान बनने से क्या हुआ कि वहाँ पर जो जानवर थे वो आए, और जो जो कम आक्रामक जानवर थे, मनुष्य ने उनको पालतू बनाया और उनसे खाद्य संसाधन इकट्ठे किए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं कि स्थायी जीवन की ओर मानव किस प्रकार आया। स्थायी जीवन की ओर जब कृषि का आविष्कार हुआ तो मानव ने क्या करा? जो खेती होती है वो 3 महीने की फसलें भी होती हैं, 6 महीने की और साल की भी। तो क्या होता है कि उनके रहने के लिए हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अगर हम उनकी देख रेख कम करें तो क्या होता है, जानवर भी आके उन फसलों को खा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर ही स्थायी रूप से वो रहने लगे, ताकि जो फसल है वो अच्छी हो सके। तो जब वो 1 साल तक वहां पर रही तो उन्हें लाभ हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अनाज था उसको रखा और आगे बोने के लिए उसका रखा। तो उन्होंने क्या किया? इस प्रकार उनकी जो है स्थायी जीवन की ओर वो चले, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इस यहाँ पर जो स्थायी रूप से जो रहने के वो हैं वो पाए गए हैं, ठीक है। मैंने बताया है कहाँ पर? भीमबेटका में, कुरनूल की गुफाओं में और हुंसगी में, ठीक है। तो एक जो और, लेकिन फसलों के बारे में बता दूं, एक कई स्थान है, जैसे कि एक स्थान है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक क्या है? मेहरगढ़ है, और एक चरांद है, और जो उत्तर में है पल्लम, इस तरीके से एक नाम है। वहां पर क्या? प्रारंभिक कृषकों के अवशेष पाए गए हैं, यानी जो वर्ग दिए हुए हैं ना, वहां पर क्या पाए गए हैं, मैं आपको मैप की सहायता से उसको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला मैं मैप बनाता हूँ। ठीक है, तो कई स्थान है, जैसे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चरांद, यहाँ पर क्या? मेहरगढ़, यहाँ पर इसके यहाँ पर। तो ये स्थान कैसे हैं? ये ऐसे स्थान है जहाँ पर जो आपकी किताब में क्या है, कुछ वर्ग दिए हुए हैं। उन वर्गों में क्या है कि यहाँ पर जो स्थान है वहां पर लोगों के रहने के अवशेष मिले हैं। अवशेष कैसे पता लगा? क्योंकि वहां पर इनके कुछ चीजें मिली हुई, जैसे कि उनके जो औजार थे वो मिले हुए हैं, और अन्न के दाने जो जल जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो जले हुए दाने हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, जबकि जो साबुत दाने होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है।
तो एक कुछ ऐसे स्थान आपकी किताब में भी दिए हुए हैं जहाँ पर प्रारंभिक जो मानव बसे थे उनके बारे में बताया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, और जो स्थायी निवास है वो है क्या, एक कुछ गर्तवास भी पाए गए हैं स्थायी जीवन में। क्या है कि कुछ गर्तवास भी पाए गए हैं। तो गर्तवास से क्या मतलब है? गर्तवास से मतलब है ऐसे स्थान जो जमीन के नीचे रहने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जमीन के नीचे घर, जमीन के नीचे गड्ढे खोद खोद कर घर बनाया, इसलिए इन्हें क्या गया, इसलिए इनको गर्त कहा गया। गर्त माने नीचे और वास माने जो रहने का स्थान है वो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु से क्या मतलब है, तो इस पर ध्यान देंगे तो काफी इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मेहरगढ़ में क्या कि कुछ अलग प्रकार की प्रथाएं जो है वो पाई गई हैं। जैसे कि मेहरगढ़ में जो कब्रें पाई गई हैं उनमें आदमियों के साथ कुछ जैसे हिरन और बकरियों के भी अवशेष मिले हैं, उनके जो कंकाल हैं वो मिले हैं। क्योंकि जो मेहरगढ़ के लोग थे उनका ऐसा मानना है कि मानव का एक जीवन के बाद भी कोई दूसरा जीवन होता है, और जब मानव मरने के बाद उस जीवन में जागा तो जो वो जानवर हैं जैसे कि बकरी और हिरन उसके खाने के लिए आएंगे। ठीक है, तो मेहरगढ़ में क्या पाए गए हैं, कब्रों में मानव के साथ, कब्रों में मानव के साथ क्या पाए गए हैं, बकरी और हिरण के कंकाल। जैसे कि मैंने बताया जो मेहरगढ़ के लोग थे उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य के एक जीवन के बाद दूसरा जीवन भी होता है। दूसरे जीवन में क्या होता है कि जब वो दूसरा जीवन लेके जाएगा तो उसके खाने के लिए ये उपयोग होती थी, और इस तरह के वहां पर अवशेष मिले हुए हैं जो कब्रें हैं वहां पर। ठीक है, अब मेहरगढ़ में कुछ घर भी पाए गए हैं। तो मेहरगढ़ में जो घर है वो कितने प्रकार के थे, वो 2 प्रकार के थे। मेहरगढ़ में घर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। एक तो थे आयताकार, आयताकार, और एक थे वर्ग के आकार में। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी कि 2 भुजाएं बराबर और 2 भुजाएं बराबर। तो मेहरगढ़ में जो वर्ग पाए गए हैं उनमें 4 कमरे हैं। जैसे कि मान लो ये बिल्कुल वर्ग है, ये क्या बना है, ये वर्ग बना है, और इस प्रकार से ये 4 कमरे। लेकिन रहने निकलने के लिए एक ये दरवाजा था और ये भी था। इनमें क्या था, इनमें कुछ जो है भंडारण के लिए काम आते थे, जैसे कि जो उनके उपयोग की चीजें थी वो उनको रख लेते थे इसमें, और कुछ में वो रहते थे। और कुछ घर कैसे पाए गए हैं, कुछ आयताकार पाए गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि अन्यत्र में जो आपका बॉक्स दिया है उसके में क्या है, क्या बताया गया है। तो जो अन्यत्र है उसमें बताया गया है एक गुफा है फ्रांस में, जिसमें कि 20,000 वर्ष से 10,000 पूर्व वर्ष के बीच में क्या चित्रकारी पाई गई है। अन्यत्र में फ्रांस में गुफा जो है, फ्रांस में जो गुफा है उसमें 20,000 से 10,000 के बीच के चित्र हैं, के बीच कुछ चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और वो चित्र किसके हैं, वो चित्र हैं जैसे कि भैंसे के, हिरन के, बारहसिंगा के, रेनडियर के,
रेनडियर के, ठीक है, इनके चित्र उस गुफा में पाए गए हैं। और ये इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? 4 स्कूली बच्चों ने की थी इस गुफा की खोज, ठीक है, 4 स्कूली बच्चों ने, 4 स्कूली बच्चों ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो कलर है इतने साल पूर्व का भी, वो भी आज भी इन जो इन्होंने भरा है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो ये जो ये कलर था इनका, ये काय का था? ये चारकोल का था, ठीक है, चारकोल और एक अन्य खनिज। तो इससे मिलकर इन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई थी वो थी जिसका कलर जो है आज भी वैसा का वैसे ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो एक अन्य टॉपिक का था वो कौन था? वो लौह अयस्क था, ठीक है, लौह अयस्क। इससे मिलकर इसमें चित्रकारी की थी गुफा में, ठीक है। और ये जो है ये कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे कुछ त्योहारों पर, ये चित्र कब बनाए जाते थे? विशेष त्योहारों पर, विशेष त्योहारों पर, विशेष त्योहारों पर या अवसरों पर ये चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। आज जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नवपाषाणकालीन पुरास्थल। नवपाषाणकालीन पुरास्थल, नवपाषाणकालीन पुरास्थल, ठीक है। तो नवपाषाणकालीन पुरास्थल कौन सा है? एक चताल हयूक। तो जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो क्या है? वो चताल हयूक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये तुर्की में, ठीक है। जो नवपाषाणकालीन है वो कहाँ है? वो तुर्की में। और इसमें क्या पाया है? इसमें सीरिया से चकमक पत्थर, और लाल सागर से क्या पाया गया है? यहाँ पर लाल सागर से पाए गए हैं यहाँ पर कोड़ियां, ठीक है, कोड़ियां, कोड़ियां। और भूमध्य सागर से पाए गए हैं यहाँ पर चकमक पत्थर जो है सीरिया से, और लाल सागर से कोड़ियां, और भूमध्य सागर से सीपियां, ठीक है। यानी कि जो चताल हयूक है ये नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। और यहाँ पर क्या होता था कि कई जगह से यहाँ पर जो आयात और निर्यात का काम होता था, जिसमें कि 3 पाए गए हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि सीरिया से कौन सी वस्तु आती थी? सीरिया से आता था चकमक पत्थर, और लाल सागर से क्या आती थी? लाल सागर की कोड़ियां, और भूमध्य सागर से सीपियां, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपने वीडियो इस चैप्टर में कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच द वीडियो।